नेल्सन मंडेला ने कहा है कि शिक्षा एक वो हथियार है जिससे आप पूरी दुनिया बदल सकते हैं। नमस्कार, मैं कार्तिकेय दिवाकर। आप देख रहे हैं देखता इंडिया और मैं अभी दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के अपने 5वें सेमेस्टर में अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहा हूँ। आज हम आपको एक ऐसे मेहमान से मिलवाना चाहते हैं जो देश की एजुकेशनल लीडरशिप में एक बड़ा नाम है और जिन्होंने कई सारे विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में अपना जो सेवा है उसको दी है और साथ ही साथ एक इंजीनियरिंग के प्रोफेसर से लेकर उनका जो कुलपति बनने तक का सफ़र है उसको जानेंगे। साथ ही साथ एक वो शख्सियत जिनके हाथों में 7 लाख से ज़्यादा बच्चों का भविष्य है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले तो यही मैं पूछना चाहूँगा कि आप अगर 2 मिनट में बताना चाहें जो ये सफ़र आपका एक इंजीनियरिंग के प्रोफेसर से लेके आज वाइस चांसलर बनने तक का है। नहीं, बहुत अच्छा सफ़र है। पर सबसे पहले तो आपने नेल्सन मंडेला को बहुत अच्छा कोट किया। थैंक यू। कि शिक्षा जो है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर हथियार है, इसमें कोई शक है ही नहीं। जिसके व्यक्ति के जीवन में शिक्षा आती है उसके जीवन में अच्छा हो जाता है जी। पर साथ में एक चीज़ जुड़ी हुई है जिस पर कि साथ साथ बात होनी चाहिए कि शिक्षा के साथ साथ समझ की भी बहुत ज़रूरत है। समझ जो है ना, वो कई बार क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े डिग्री जिनके पास होती है, समझ अगर उनकी नेगेटिव होती है, सोच नेगेटिव होती है, तो समाज का, देश का बड़ा नुकसान कर जाते हैं। बहुत सारे ऐसे, अब 9/11 के जितने टेररिस्ट थे उनके पास सब अच्छी डिग्रियां थी, तो इसलिए डिग्री से कई बार भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। तो शिक्षा एक बहुत बड़ा रूप है इसका, जिसमें एक अच्छे इंसान का निर्माण करना, अच्छी उसको डिग्री भी हो, सबका एक कॉम्बो है ये तो वही बात है। अब मैं आता हूँ अपनी बात पे। आपने बिल्कुल ठीक कहा, इंजीनियरिंग के प्रोफेसर से लेके और आज तक की जर्नी बहुत बढ़िया रही है और मुझे ऐसा लगता है कि हर दिन एक नया दिन है। कुछ अच्छा करना है, अपने स्टूडेंट्स के लिए करना है, बच्चों के लिए करना है, ये सोचकर काम करता हूँ तो रोज़ नई ऊर्जा मिलती है, रोज़ अच्छा लगता है। और जो कंट्रीब्यूट आप करते हैं जब किसी चीज़ में, किसी सिस्टम के अंदर, उससे जो खुशी मिलती है ना, वो शब्दों में भी बताई नहीं जा सकती, उसको अनुभव किया जा सकता है। आप कोई बहुत अच्छी चीज़ खाते हैं तो आपको जो स्वाद आता है उसको कई बार आप ठीक से एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, लेकिन वो आनंद की अनुभूति होती है। मुझे अपने काम में आनंद की अनुभूति होती है और यही मेरा एक सफ़र है, क्योंकि आज दिल्ली यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हूँ। इंजीनियरिंग के प्रोफेसर से चला, कई जगह मैंने काम किया। MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा, जहाँ मैं पहली बार 11 में वाइस चांसलर हुआ, 2011 में। बहुत अच्छा अनुभव था, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी थी देश की, और उससे जो सीखा, उससे क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें बुक्स में आप पढ़ते हैं लेकिन व्यवहार में बहुत अलग हो जाता है। तो अनुभव से जो आदमी सीखता है उससे आगे गलती करने की संभावना तो कम होती ही है, लेकिन नए स्टेप्स लेने के लिए एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस भी आता है कि हम आगे बढ़ सकते हैं। तो उसी सहारे से मैं दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में रहा, नेताजी सुभाष में रहा, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में रहा और इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली का प्रोफेसर हूँ। तो बहुत अच्छा सफ़र रहा, मुझे बहुत खुशी है। सर, जिस दिन मैं DU में आया था पहली बार, मैंने एक मन में, मेरी विश लिस्ट में ये भी था कि मैं एक दिन VC सर का पॉडकास्ट लूँगा। क्या बात है। तो आपने सर इतना समय दिया है उसके लिए धन्यवाद। और मतलब सर, जैसे कि अब थोड़ा NEP को लेकर बात करेंगे कि जो NEP का इम्प्लीमेंटेशन सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे तेज़ DU में हुआ है, उसको सर लेकर कुछ लोग कह रहे हैं कि क्रांतिकारी है और कुछ लोग कह रहे हैं कि जल्दबाजी हुई। इसमें आपका क्या? देखो, मैं स्वभाव से ना अतिवाद से बचता हूँ, मैं दोनों तरफ अतिवाद पे नहीं जाता। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत सोच समझकर बनाई गई। उसका एक एस्पेक्ट तो उसका फ्रेमवर्क है कि कितने क्रेडिट होंगे, कितने सेमेस्टर होंगे, किस तरीके के कोर्सेज होंगे। एक स्किल का वर्टिकल होगा, एक वैल्यू एडिशन के कोर्सेज का वर्टिकल होगा, कोर कोर्सेज होंगे और स्टूडेंट तय करेगा। आपने अगर फिजिक्स में मेजर कर रहे हो तो साइकोलॉजी में माइनर कर सकते हो, आपके इंटरेस्ट पे। और ये ऐसा नहीं कि ये कोई व्यवस्था भारत पहली बार करने जा रहा है, ये व्यवस्था बहुत सारे देशों में अभी पहले से ही है। पर हमारे लिए उसका क्या चैलेंज है कि फ्रेमवर्क को समझना, बनाना और लागू करना, वो एक बात है। इसके अलावा उसकी भावना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने पहले शुरुआत में एक बात कही कि शिक्षा जो है ना, वो आपको
विनम्र बनानी चाहिए, बिल्कुल। वो आपके अंदर गहराई लानी चाहिए, वो आपके अंदर कुछ वैल्यूज संस्कार आना चाहिए। यदि वो नहीं आया तो आपको तो एक हथियार मिल गया, आपसे तो बहुत नुकसान हो सकता है, और दुनिया में लोगों का नुकसान हुआ ही है। विश्व में पढ़े लिखे लोग जितना नुकसान करते हैं उतना कम पढ़े लिखे लोग नहीं करते हैं। आज ये नहीं आप कह सकते कि जो टेररिस्ट हैं वो इसलिए है कि उन्होंने शिक्षित नहीं है। आपकी शिक्षा की परिभाषा में तो वो शिक्षित थे ही ना। क्या नहीं था? बुद्धि नहीं थी। कि बुद्धि नहीं है कि सही गलत की समझ की। आप किसी को मारने को सोच सकते हैं। मैं एक उदाहरण देने के लिए बात कह रहा हूँ सिर्फ। तो शिक्षा का एक बहुत बड़ा एक प्रारूप है। वो केवल नौकरी देने का माध्यम नहीं है, वो केवल एक डिग्री देने का माध्यम नहीं है। इसी कारण से कई बार वसीम बरेलवी साहब ने बहुत अच्छा कहा है। वो कहते हैं कि तालीम तो खर्चे की रसीदें हैं साहिब, इल्म तो वो है जो आपके किरदार से झलके। कि आपको देख के लगना तो चाहिए, अब दिल्ली विश्वविद्यालय का एक छात्र है, लगना तो चाहिए कि दिल्ली विश्वविद्यालय का वो छात्र है। माँ बाप की इन्वेस्टमेंट लगी हुई है उसमें, देश की इन्वेस्टमेंट लगी हुई है, विश्वविद्यालय की लगी हुई है। एक अच्छा इंसान बने और अगले 40, 50, 60 साल अपने देश को, समाज को दे, ये अपेक्षा रहती है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भाव एक बात है, भावना दूसरी बात है। तो वो समय लगेगा, क्योंकि शिक्षा का कोई भी एक्सपेरिमेंट जो है बहुत थोड़े समय से उसको अगर एनालिसिस करेंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे क्या होता है स्टैटिस्टिक्स में बोलते हैं ना, अगर सैंपल साइज छोटा है और आप उससे कोई रिजल्ट निकालते हो तो गलत निकल जाता है, बहुत बार गलत निकल जाता है। अभी सैंपल साइज बनने तो दो, अभी तो 4th ईयर में स्टूडेंट्स आए हैं, तो आज आकलन करने का समय सही नहीं है। इसको लगेगा अभी 5-10 साल जमने में, पर मैं समझता हूँ सही आकलन होगा अगले 5 वर्ष में। तब इसके जो अच्छाइयाँ हैं, इसके फ्रूट्स हैं, वो बच्चों को भी मिलेंगे और देश को भी मिलेंगे। मैं समझता हूँ अगर हमने ठीक से लागू किया तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और सारा जो की है ना, वो हर चीज़ में इम्प्लीमेंटेशन में ही तो है। आप टीचर रिक्रूट करते हैं, आप तो अच्छा समझ के ही करते हैं। अगर वो अच्छा नहीं पढ़ाता है या नहीं पढ़ा पा रहा है या वो उतना उस तरह का नहीं है, तो उसको परिवर्तन की आवश्यकता है, अपने में परिवर्तन की आवश्यकता है। तो सर जो पुरानी प्रणाली थी, वो उसमें आपको लगता है कि सुधार की जरूरत थी शिक्षा में? नहीं, सुधार की जरूरत तो देखो हमेशा ही रहने वाली है। आज एनईपी का जो फ्रेमवर्क आया है, इसमें भी सुधार की अपेक्षा हो सकती है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। क्योंकि ये शिक्षा में कोई भी चीज ना डेड नहीं हो सकती, आप उसको ऐसे रिजिड भी नहीं हो सकती। ये एक फ्लेक्सिबल सा सिस्टम होना चाहिए, पर मेरा ऐसा मानना है स्टूडेंट सेंट्रिक होना चाहिए। हर बच्चे को अपने इंटरेस्ट से, अपनी समझ से जो है सब्जेक्ट की फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। जो इसमें थोड़ा कोशिश हो रही है, अभी ज़्यादा नहीं कर पा रहे कोशिश, धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे कोशिश को। होता क्या है, बच्चों का भी टीचर अच्छा होता है तो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आता है, टीचर खराब होता है तो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आता। ऐसा भी तो बहुत बार हो जाता है ना बच्चों का। तो वो भी सबको एकोमोडेट करते हुए एक फ्लेक्सिबल स्टूडेंट सेंट्रिक सिस्टम बने, ये इसका एक ऑब्जेक्टिव है। मैं समझता हूँ ये धीरे धीरे ठीक होगा, ऐसा कोई चिंता की बात नहीं है। हमेशा जब भी कोई परिवर्तन होता है तो बहुत सारे लोगों को शंकाएं ज़्यादा पैदा हो जाती हैं, लेकिन दुनिया जानती उन लोगों को है, उन शंकाओं का निवारण करते हुए जो आगे बढ़ते हैं और सबके हित में जो है वो करने का प्रयास करते हैं। सर एक छात्रों का काफ़ी ये सवाल आया कि जो डीयू में हॉस्टल्स का रेशो है वो बहुत कम है, और आपके जितने भी इंटरव्यूज़ हैं आप कह रहे हैं उसमें लगातार उस पर काम चल रहा है। अभी क्या स्थिति है सर इसकी? देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। सब बच्चों को हॉस्टल देना आवश्यक भी नहीं है और संभव भी नहीं है। पहली बात तो यह है कि आवश्यक भी नहीं है और संभव भी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फैसिलिटी नहीं होनी चाहिए। बहुत साल से कुछ फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं। अभी हम नए हॉस्टल्स बना रहे हैं और करीब करीब 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि नेक्स्ट ईयर तक हॉस्टल्स बन के आएंगे, जिसमें 1000 की कैपेसिटी का एक लड़कियों का हॉस्टल बन रहा है और करीब 500-600 की कैपेसिटी का बॉयज़ के लिए बन रहा है, और एक हम पीएचडी और स्कॉलर्स के लिए बना रहे हैं। पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए अलग से, फॉरेन स्टूडेंट्स एंड पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए भी एक अलग से हॉस्टल बनाने का चल रहा है। तो अभी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है। तो दिल्ली के अंदर अपने चैलेंजेस हैं कंस्ट्रक्शन के, बहुत डिले हो जाता है, कभी पेड़ हैं, एनवायरनमेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। पर मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर तक हम अपने बच्चों के लिए कुछ एडिशनल फैसिलिटीज़ क्रिएट कर पाएंगे, बहुत जल्दी कर पाएंगे। लेकिन वो भी कमी रहने वाली है ना, उससे क्या होने वाला है इतने सारे सेटअप में। लेकिन फिर भी
ये एक हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। क्योंकि सर जो आम छात्र हैं उनके लिए तो बाहर एकोमोडेशन का खर्चा बहुत ज़्यादा है। इसको लेकर भी सर मेरा आपसे सवाल था कि कोई ऐसा पीजी कंट्रोल एक्ट ला सकते हैं, रेंट कंट्रोल, जिसको लेकर हम। ये तो देखो हमारे हाथ में तो है नहीं, ये तो व्यवस्था सरकार को करनी होगी अगर कोई ऐसा रेंट कंट्रोल एक्ट लाएं। लेकिन जैसे जैसे सुविधा बढ़ेगी ना, अपने आप रेट कम आने होते हैं, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई भी है। अगर यूनिवर्सिटी की सुविधा और बढ़ेगी तो नेचुरल है उसका इम्पैक्ट सब पे आएगा और थोड़े मुझे लगता है कि रेट कम होंगे। और सरकार से प्रयास भी किया जा सकता है कोई इस पर, अगर ये रेंट कंट्रोल एक्ट कुछ आ सकता है तो मैं कोशिश करूंगा सरकार से इस बारे में बात करने की। ये उनका सब्जेक्ट है। नहीं सर, आप अगर रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हाँ। मैं बात करूंगा इस बारे में और कोशिश करेंगे कि अगर कुछ हम कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। सर आपने अपने छात्र जीवन में छात्र राजनीति देखी होगी, और आज भी जो छात्र राजनीति है तब से लेकर अब क्या आप फर्क समझते हैं कि कुछ बदलाव हुए हैं? देखिए, छात्र राजनीति तो पहले से बेहतर हुई है। पहले से बहुत सुधार हुआ है इसमें और बहुत बेहतर हुई है। आप पहले देखेंगे कि बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप कॉन्वोकेशन नहीं करा सकते थे। दिल्ली के भी एक आध विश्वविद्यालय ऐसा है बहुत साल कॉन्वोकेशन नहीं करा पाया। ऑल्दो दिल्ली यूनिवर्सिटी एक एक्सेप्शन है जिसने कि पिछले अगर मैं कहूँ 103 साल में 102 कॉन्वोकेशन कराए। तो ये एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक अच्छाई है, पर सामान्यतः ऐसा नहीं हो पाया। बहुत सारा हुड़दंगबाजी होती थी, लड़ाई मार पिटाई होती थी। उस राजनीति में तो अभी कमी आई है और थोड़ा सिंसियर एफर्ट लगा है, जिस कारण से पॉजिटिव रिजल्ट आया। पर फिर भी जो बच्चे इसको करते हैं, क्योंकि उनका भी करियर है, उनको भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि उनको भी अतिवाद से बचना चाहिए, किसी भी तरह के अतिवाद से बचना चाहिए। और लीडरशिप का राजनीति, या ऐसा बोलें कि छात्र राजनीति लीडरशिप का एक तरीका हो सकता है, सारे तरीके नहीं हैं। बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स ऐसे हैं, बहुत एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं जिन्होंने कोई छात्र राजनीति नहीं करी। ऐसे भी बहुत सारे दिए जाते हैं जिन्होंने छात्र राजनीति करी। तो ये तो बड़ा मुश्किल है कहना, लेकिन मैं समझता हूँ लीडरशिप तो इनहेरेंट है। आप उसको कैसे डेवलप करते हैं। लीडर्स पॉलिटिकल भी चाहिए, लीडर्स कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी चाहिए, लीडर्स यूनिवर्सिटीज़ में भी चाहिए, हर जगह चाहिए। ये जो ट्रेट है ना, इसको इम्बाइब करने की हर स्टूडेंट को कोशिश करनी चाहिए। हर जगह लीडरशिप क्राइसिस है, हर जगह लीडर्स चाहिए। सोशल मीडिया का यूज़ कैसे देखते हैं सर इसमें? आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स में होना चाहिए? ये तो स्वाभाविक रूप से आएगा ही। कोई भी फैसिलिटी, कोई भी टेक्नोलॉजी जब आती है तो उसका क्या यूजेज बनेगा ये तो कहना उस समय बनाने वालों को भी नहीं पता होता। पर लोग इतने क्रिएटिव हैं कि नए नए तरीके उसमें आ जाते हैं, तो वो रहने ही वाला है सोशल मीडिया का। अब तो छात्र राजनीति क्या करें, आम राजनीति में भी बहुत सारा उसका इफेक्ट है सोशल मीडिया का, और मनों को प्रभाव डालता है। पर हमें एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जो कुछ कहें उस पर हमें कल को शर्मिंदा ना होना पड़े। झूठ ना कहें, गलत ना कहें, जो कहें एविडेंस बेस्ड कहें। तो वो जो आपको आदत पड़ेगी ना, वो जिंदगी में आगे लेके जाएगी। यदि आपको एक बार आदत पड़ गई कि झूठ कह के भाग जाना है, ठीक है, थोड़े दिन आपको कुछ फायदा भी हो जाएगा, कुछ लोग खुश भी हो जाएंगे आपसे, पर लंबे समय आप सस्टेन नहीं कर सकते। उसमें आपकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। इफ यू से समथिंग, मीन इट। और छात्र राजनीति के जितने बच्चे हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी तो और ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि लोगों ने भरोसा करके आपको जिताया है। तो जब आप कोई बात बोलते हैं, आप उस पर टिकें और सही बोलें, अच्छा बोलने का कोशिश करें। ऐसा मेरा मानना है। सर आप भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं, हमने देखा एक्स पर। हाँ। और मतलब लेकिन सर जो एक्टिविज्म है, मैं आपके पुराने भाषण सुन रहा था। हाँ। आप हमेशा से मतलब उसके एक तरीके से विरोध में रहे हैं एक्टिविज्म को लेके, और कि हर चीज़ पे एक्टिविज्म नहीं होना चाहिए। मैं उसके विरोध नहीं कहूँगा मैं। हाँ, देखो क्या होता है। हाँ। आपको एक्टिविज्म चाहिए किस लिए? 19वीं सदी का एक्टिविज्म, 20वीं सदी का एक्टिविज्म और 21वीं सदी का एक्टिविज्म, अरे कुछ तो सुधार करो ना। 100 साल पहले भी वही नारे लगते थे, आज भी वही नारे लगते हैं। उसकी आवश्यकता नहीं है। आज आज़ाद देश है हमारा। अंग्रेजों से लड़ने के लिए जो टूल्स इस्तेमाल किए, आज अपनी सरकारों के खिलाफ उसकी आवश्यकता नहीं है आपको। और तरीके सोचो, कुछ इनोवेटिव तरीके सोचो। ग्रीवेंस रिड्रेसल होना चाहिए, छात्रों की बात सुनी जानी चाहिए। विश्वविद्यालय तो है ही स्टूडेंट्स के लिए, वो नहीं होंगे तो ये विश्वविद्यालय किस लिए हैं? बिल्कुल सर। तो उनके हितों की रक्षा करना केवल उन्हीं का काम थोड़ी है, हमारा भी काम है ना। हम
सारे प्राध्यापक, प्रिंसिपल्स, हम सब भी तो बच्चों के लिए हैं, हम उनके हितों की रक्षा हम भी तो करते हैं। एक तो ये गुमान हो जाना, ये एरोगेंस हो जानी कि हम ही हैं जो छात्रों के हितों की सोचते हैं और कोई नहीं सोचता, नहीं ऐसा नहीं है, सब सोचते हैं, हमारे तो बच्चे हैं, क्यों नहीं सोचेंगे, हम भी तो सोचेंगे ना। तो बैठ के बात करना, शालीनता से बात करना और नए तरीके क्या हो सकते हैं इस पे विचार करने की आवश्यकता है। मैं उस तरह के एक्टिविज्म के खिलाफ हूँ कि ये जो आज ये नारेबाजी इतनी होती है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और टीचर्स के लिए भी मैं कह रहा हूँ ना, मैं वो भी नहीं पसंद करता हूँ ये टीचर्स जो नारे लगाते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है। ये कोई ट्रेड यूनियन नहीं है जिस तरह का आप बिहेव करते हैं विश्वविद्यालयों में। जब मैं कह रहा हूँ कि एक संस्कारी माहौल होना चाहिए तभी तो होगा। आज घर में छोटा बच्चा भी ना, आप जो कहते हो उससे नहीं सीखता, आप जो करते हो उससे सीखता है वो। तो जब एक 5 साल का 7 साल का बच्चा जब डेवलपमेंट की स्टेज में है तो वो सीख रहा है, तो क्या विश्वविद्यालय में आने वाला बच्चा उसको आपके आचरण को देख के प्रभावित नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो हमारा आचरण ठीक रहे तभी तो हम अच्छी बात, मैं आपको अच्छी बात कहता रहूं और करूं सब कुछ उल्टा, तो प्रभाव नहीं पड़ेगा ना। आप 2-3 दिन प्रभाव पड़ जाएगा, फिर आपको हो गया तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। आप जो बोलते हो उसका मतलब होना चाहिए। तो मैं एक्टिविज्म के तरीकों जो है ये चलता है, इसके खिलाफ हूँ। ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होने चाहिए, उसके नए तरीके सोचे जाने चाहिए, हर एक की आवाज़ सुने जाने का मैकेनिज्म भी होना चाहिए। वो एक तरीका था, वो सारे तरीके नहीं है, मैं ऐसा मानता हूँ। ये एक सर आपका भी बयान भी वायरल हुआ था कि अर्बन नक्सल को लेके, ये अर्बन नक्सल कौन है सर? आपको अपने देश की और उसके हितों की चिंता तो होनी चाहिए। गरीबी पे बात करना बहुत अच्छी बात है, पर गरीबों के खिलाफ काम करना, आखिर गरीबी देश की अगर दूर होनी है तो वो शिक्षा से होगी, गरीबी दूर होनी है तो नई समझ से होगी, गरीबी दूर होनी है तो सरकार के इनिशिएटिव से होगी। सारा समय विरोध ही करना, सब में गलत ही देखना, सर अभी ये जो सोच है ना, ये जो सोच है ना, इससे बचना चाहिए। ये उनके भी हित में नहीं है और किसी के हित में नहीं है। और जहां तक मैंने वो बात करी, वो टर्म भी इस्तेमाल करी, अब कौन उससे किस किस को बुरा लगा वो सोचें, मैं क्या सोचूं उस बारे में। अभी एक घटना भी सामने आई सर, इंडिया गेट पर एंटी नेशनल नारे लगे, उस पर आपका? नहीं, बड़ा दुर्भाग्य की बात है ये। देश के खिलाफ नारे लगाना, आप लगा कैसे सकते हो? देश सब कुछ तो देता है, जितनी देश की ताकत है उससे ज्यादा देने का प्रयास करता है अपने बच्चों को। सुरक्षा भी देता है, सम्मान भी देता है, जीवन जीने का तरीका भी बताता है, शिक्षा भी देता है, हॉस्पिटल भी देता, सब देता है ना देश। आप देखो तो सही, देश पिछले 100 सालों में कितना बदला है। तो उसमें आप खुशी नहीं होता नारेबाजी देश के खिलाफ करनी? ऐसे तो एक विश्वविद्यालय के अंदर भी देश के खिलाफ नारेबाजी हो गई थी। नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए। अगर वो बच्चे, हम प्राध्यापकों का इसमें बहुत रोल है कि हम उसमें फायर में फ्यूल न डालें, हम समझाएं, अच्छा माहौल क्रिएट करें। और हमारा जो हित है वो देश के हित से जुड़ा हुआ है, और अगर हमारा हित देश से नहीं जुड़ा हुआ ना, तो अपने को अपना हित ठीक करना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता हमारे इंटरेस्ट देश के इंटरेस्ट से में टकराव हो, और टकराव हो रहा है ना तो सोचना चाहिए हमको बहुत सीरियसली अपने मन में कि क्या इसकी आवश्यकता है। इसलिए वो नहीं होनी चाहिए थी घटना, वो गलत बात है, मैं ऐसा मानता हूँ। सर आप डीयू को आने वाले 5-10 सालों में क्या देखते हैं कि दुनिया के 50 टॉप यूनिवर्सिटी में नाम होगा? देखो, नंबर में तो मैं नहीं जा रहा हूँ अभी, लेकिन ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी है। हाँ। इतने लोगों को हमारा एजुकेशन फॉर मासेस है, इतने बच्चे पढ़ते हैं, इतने भविष्य बनाते हैं। देश को जैसी जरूरत होती है दिल्ली विश्वविद्यालय अपना काम करता है और करता रहा है, हमेशा से करता रहा है। इंजीनियर चाहिए थे तो इंजीनियर दिए, डॉक्टर चाहिए थे तो डॉक्टर दिए। क्रांतिकारी जब जरूरत आवश्यकता थी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने योगदान किया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में भी योगदान किया, और बाद में भी अभी भी हर पॉलिसी बनाने में आपको दिल्ली विश्वविद्यालय के टीचर्स मिल जाएंगे। आपको सरकार की पॉलिसी, सरकार को मदद करते हुए, कोई भी सरकार रही हो, दिल्ली विश्वविद्यालय का कंट्रीब्यूशन उसमें रहा ही है। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, आप कह रहे हो कि नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, जब हमारी रिसर्च अच्छी होगी जो हो रही है और इनोवेशन पे हम ध्यान देंगे, क्योंकि पैरामीटर्स में इनका बहुत बड़ा वेटेज है वर्ल्ड रैंकिंग्स में, तो हमारा फर्क पड़ेगा। अभी दिल्ली विश्वविद्यालय QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में नंबर 1 है, पर हम उससे सेटिस्फाइड नहीं हो सकते ना। बिल्कुल, क्योंकि हमें विश्व में हम अभी 328 है, 328 है। लास्ट ईयर हम 328 थे, इस साल भी 328 रहे। ऑल्दो हमारा जो नंबर है ना, जो मार्क्स हैं, वो तो करीब करीब 20% बढ़े हैं, लेकिन रैंक नहीं बढ़ा। तो इस साल नेक्स्ट ईयर हमें उम्मीद है कि हम बढ़ेंगे। तो जैसे जैसे हम मेहनत कर रहे हैं, ये नंबर हमारा बेटर होता चला जाएगा।
50 तो कहना बहुत ही मतलब नहीं, अभी मुश्किल है कि इमीडिएट हो पाएगा, लेकिन हम बहुत जल्दी, हमारा टारगेट ये है कि हम दिल्ली विश्वविद्यालय को पहले 100 के ब्लॉक में लेके आए पहले, ये हमारा टारगेट है। उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, हर पैरामीटर पे ध्यान दे रहे हैं और धीरे धीरे पॉलिसीज़ में भी चेंजेस कर रहे हैं, जिससे कि हमारी रिसर्च की जो क्वालिटी है वो और सुधरे। स्टूडेंट्स को ज़्यादा स्कॉलरशिप्स के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, ज़्यादा पीएचडी स्टूडेंट्स हों, इसीलिए उनके लिए हॉस्टल भी बनाने की सोच रहे हैं ताकि बच्चों को ज़्यादा दूर ना जाएं, सीट्स भी बढ़ा रहे हैं। हाँ। ये सब मिलकर ना हम सब जब मेहनत करेंगे तो ये नंबर अपने आप और बेटर होता चला जाएगा, मैं ऐसा मानता हूँ कि। लेकिन हाँ, हम हर साल बेहतर ही करेंगे। सर, पीएचडी के बारे में आपने कहा, तो जी। पीएचडी में अभी हिंदी डिपार्टमेंट के कुछ छात्रों से मैं बात कर रहा था, तो उसमें सर ऐसा है कि वहाँ पे केवल जो जेआरएफ वाले हैं वो एलिजिबल हैं एडमिशन के लिए, लेकिन जो केवल नेट है वो वहाँ पे केवल 16 सीटें हैं उनके लिए। तो मतलब उनका एक सवाल ये था कि हम पढ़ाने के लिए तो एलिजिबल है असिस्टेंट प्रोफेसर, लेकिन हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। नहीं, ये अतिवाद है। हाँ। ये अतिवाद है, अच्छा। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। देखिए ऐसा क्यों है, पहली बात तो ऐसा क्यों है, एक टेस्ट हुआ, उसमें ऊपर के बच्चों को जेआरएफ मिला, उसके बाद की मेरिट वालों को खाली नेट मिला, और फिर एक पीएचडी मिला खाली। ये 3 कैटेगरी बन गई। किस आधार पे बनी है? एक नेशनल टेस्ट के आधार पे बनी है, उसका 70% वेटेज है। अगर हम 70% वेटेज और 30% का इंटरव्यू है, यूजीसी की गाइडलाइंस हैं, उसी से हम एडमिशन करते हैं। अगर एक बच्चा जेआरएफ है, बहुत अच्छे मार्क्स हैं, और अगर इंटरव्यू उसको 2 नंबर दे देते हैं तो उसके साथ नहीं अन्याय हो जाएगा? बिल्कुल। नेट आएगा कैसे? जब उसको 1 या 2 टिका दोगे 30 में से, या उसको 5 नंबर दे दोगे, इसको 30 में 30 दे दोगे, तभी तो आएगा ना। ये व्यवस्था देखो, हमारा काम जब पॉलिसी बनाते हैं सब बच्चों के इंटरेस्ट के लिए है। उन्होंने जेआरएफ में अच्छा परफॉर्म तो किया है ना, वो फेलोशिप लेकर आएंगे गवर्नमेंट का, यूनिवर्सिटी को भी एडवांटेज है। जो 16 सीट है नेट की, वो यूनिवर्सिटी फेलोशिप है हमारा, हर डिपार्टमेंट को 16 सीट देते हैं। उसमें हमने उनको बाहर किया कि आप तो वहाँ से लाएं, तो ये 16 सीट हम नेट वाले बच्चों से लेंगे जिसमें कि वो अलाउड नहीं है। तो उसी का 70-30 वेटेज इंटरव्यू का होगा। इंटरव्यू की परफॉर्मेंस का सारा वेटेज तो नहीं हो सकता ना, होना भी नहीं चाहिए। अब क्या है, इसका एक और आर्गूमेंट है। कई प्राध्यापकों को ये लगता है कि नहीं जी, बच्चा तो इंटरव्यू में तो बहुत अच्छा था है, और जेआरएफ में तो अच्छा नहीं था, वो वैसे तो अच्छा नहीं था, तो हम तो उसको लेना चाहते थे। चलो एक आध केस हो सकता है ना, 75 केस तो नहीं हो सकते ना ऐसे। यहीं पे छोड़ता हूँ इस बात को, इसीलिए किया, ये नियम चेंज किया। थोड़ा सर आपका पर्सनल में पूछना चाहता हूँ कि डेली रूटीन क्या रहता है एक वाइस चांसलर का? जैसा दिन आता है वैसा ही रूटीन हो जाता है। अच्छा। क्योंकि हर दिन अलग है ना। हाँ। ये जुड़ा हुआ नहीं है, कुछ फिक्स नहीं है। हाँ। कि मतलब ऐसा क्या बताऊं मैं तो 24 घंटे यही काम करता हूं और कोई काम नहीं करता। अगर सर आपको कभी दोबारा डीयू में एडमिशन लेने का एक अवसर मिले विद्यार्थी के रूप में, ऐसे पूछ रहा हूँ, हाँ। तो कौन सा कोर्स आप पढ़ना पसंद? बहुत बढ़िया सवाल है। सोच में पड़ गए सर आप। नहीं, मैं खुद नहीं बता, क्योंकि अभी क्या है, जब से पिछले 10-12 साल से मैं इतने सब्जेक्ट्स पे बोलता हूँ। हाँ। मैंने पहले पढ़े भी नहीं होते, अब मैं हिस्ट्री पे बोल रहा हूँ, ज्योग्राफी पे बोल रहा हूँ, इकोनॉमी पे बोल रहा हूँ। तो मैं तो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ वैसे तो उससे क्या आपका एक ब्रॉड विजन बनता है। तो मुझे आजकल बहुत सारे सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं। तो आज अगर मुझे कोई और सब्जेक्ट लेना हो तो क्या मालूम, मतलब कई सारे सब्जेक्ट अच्छे लगने लगे हैं। मतलब मल्टी, हाँ, मतलब कई सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं मुझे। तो इसीलिए ना, अब जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में है कि मेजर माइनर, तो कम से कम आदमी 2 सब्जेक्ट तो बड़े पढ़ सकता है ना। कि एक मेजर फिजिक्स है, माइनर साइकोलॉजी है, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मेजर है, माइनर आप हिंदी पढ़ सकते हो। पहले तो ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं थी। तो ये कि जो फ्लेक्सिबल सिस्टम है, इसको और फ्लेक्सिबल करने की जरूरत है। धीरे धीरे करेंगे। अभी क्या हो रहा है, मनों में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आई है। करिकुलम के फ्रेमवर्क में तो थोड़ी आ गई है, मनों में बहुत कम है अभी। तो धीरे धीरे कर रहे हैं। स्टूडेंट्स भी मेरे साथ काफ़ी सपोर्ट पे रहते हैं कि वो लोग पुश करते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। और मेरे पास जब भी कोई केस आता है तो मैं मानता हूँ कि भाई स्टूडेंट जो कह रहा है उसकी मानो ना। वो पढ़ना नहीं चाह रहा, तुम धक्का क्यों करोगे? बिल्कुल। उसको पढ़ने के लिए एक रिसोर्स क्रिएट करो। मैं क्या पढ़ना चाहूँ, आपने सवाल तो बहुत अच्छा किया है। सर हम DSJ पर आते हैं एक बार। हाँ। दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म। हाँ।
धीरे धीरे जैसे सर मेरी भी रुचि थी, तो मेरा एक सपना था कि मैं दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में आऊँ, क्योंकि सर जो इसको आपने एक्सपेरिमेंट के तौर पे शुरू किया था विश्वविद्यालय ने 2017 में कोलंबिया स्कूल ऑफ जर्नलिज्म की तर्ज पे, तो आज सर हम ये देख रहे हैं, मतलब हमारे पास में सर कोई परमानेंट फैकल्टी नहीं है और परमानेंट हमारे पास अपनी बिल्डिंग नहीं है, और साथ ही साथ जो आपका हिंदू स्टडीज़ है जब वहाँ पे केवल 2 साल के अंदर वहाँ पे पीएचडी आ गई, लेकिन अभी तक जर्नलिज्म में नहीं आई। मैं एक बात बताऊं, जी सर। जर्नलिज्म में ना बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, और मैं इसको लेके ना बहुत चिंतित भी हूँ एज ए वाइस चांसलर दिल्ली यूनिवर्सिटी कि हमें करना चाहिए। जहाँ तक परमानेंट फैकल्टी की बात है, अभी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट किया हुआ है कि आप हमें परमिशन दो ताकि हम कुछ पोस्ट ट्रांसफ़र करके यहाँ पे लेके आएँ और कुछ परमानेंट फैकल्टी भी रखें, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि रखेंगे हम। जहाँ तक बिल्डिंग की बात है, अभी नई कोई भी बिल्डिंग बन के आएंगी ना, और अगर लगा कि जर्नलिज्म वाले तैयार हैं, तो मैं चाहूँगा कि बहुत अच्छी स्पेस दी जाए जर्नलिज्म। अच्छा। और सामान जो खरीदना है ना, वो आप लोगों की, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। आपको जितने पैसे की आवश्यकता है, जितना कुछ करने की आवश्यकता है, मतलब मैं आपका जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, हेड से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग को जो बनाना है बनाइए, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, हम तो पूरी सपोर्ट करेंगे। और ये इतना अच्छा एरिया है, देश को अच्छे जर्नलिस्ट चाहिए ही चाहिए, प्रिंट वाले भी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक वाले भी चाहिए, हर तरह के चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और ऐसे चाहिए जो देश को प्यार करते हो। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं इसलिए इसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ऐसे जर्नलिस्ट तैयार हों जो अपने देश को प्यार करते हों। राष्ट्र प्रेम के साथ में मैं कोई समझौता, कम से कम मैं इंडिविजुअली तो बिल्कुल समझौता नहीं करना चाहता इस बारे में। और जिस अपेक्षाओं से ये शुरू हुआ था, हम उसमें खरा उतरें, इसके लिए हम बहुत प्रयासरत हैं। आपको बिल्डिंग की अगर आवश्यकता लगती है तो बिल्डिंग भी हम लोग दे देंगे, वो आसान है डिसीजन। बिल्डिंग देना आसान है, इक्विपमेंट खरीदना और आसान है, उसके लिए हमें कोई समस्या नहीं है। और सर सेल्फ फाइनेंस है, यूजीसी से फंड अगर? पहले तो सेल्फ फाइनेंस है नहीं। अच्छा। सेल्फ फाइनेंस तो कुछ होता ही नहीं है, कैसे हो जाएगा सेल्फ फाइनेंस? नहीं, जैसे सर दूर हायर पेमेंट आप कह सकते हो, हाँ। सेल्फ फाइनेंस नहीं है। पीएचडी को लेके आप लेकिन पीएचडी शुरू कर देंगे। पीएचडी क्यों नहीं शुरू की, मैं हैरान हूँ, मुझे पता नहीं था पीएचडी शुरू नहीं हुई। आज से ही मान लो कि पीएचडी शुरू हो गई, हाँ, आज से ही मान लो कि पीएचडी शुरू हो गई। मैं डिपार्टमेंट को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर हमारे से कुछ अप्रूवल्स चाहिए तो आप हमें प्रपोजल सबमिट कर दीजिए। न जाने क्यों नहीं पीएचडी शुरू हुई। अब जो भी है, अब आपका नया एडमिनिस्ट्रेशन है वो करेगा पीएचडी हम शुरू कर देंगे इस सेशन से। आपको छात्र बहुत खुश हो गए सर आपके। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल शुरू करेंगे। नहीं, हमें करनी चाहिए ना, हाँ। क्यों नहीं करनी चाहिए इसमें, और बहुत अच्छा रहेगा। और इतने अच्छे बच्चे आते हैं, इतनी उम्मीद से आते हैं, बिल्कुल हमें उनकी उम्मीद पे खरा उतरना ही चाहिए। अब ये फैसिलिटीज़ हैं, जर्नलिज्म में बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है ही। मतलब मैं ये समझ लो, मैं आपका एडवोकेट हूँ, आप मुझे बताते चलो कि क्या करना है, मैं तैयार हूँ आपके साथ में। जितना मेरी ताकत होगी मैं उसमें इम्प्रूवमेंट को तैयार हूँ। थैंक यू सो मच। हाँ सर, जैसे कि आप ये बताइए कि जो आजकल युवा है वो काफ़ी डिप्रेशन में रहता है और दुनिया भर की टेंशन उसके पास है। डिप्रेशन से कैसे हम लड़ें आज के? सच्ची कह रहे हो। मैं एक घटना सुनाता हूँ। जी सर। मैं दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर था। तो एक हमारे डॉक्टर रवि बंसल हैं, वो मुझे एक स्टूडेंट को लेकर आए कि आपसे मिलवाना चाहता हूँ इसको। वो बच्चा आया बिल्कुल बदहवास, परेशान खूब। मैंने उसको पूछा कि बेटा हुआ क्या? कहता है सर आई वांट टू कमिट सुसाइड। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ, फेल हो गए क्या, या क्या लग रहा है? मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, फेल होते रहते हैं। मैंने भी थोड़ा समझाने के लिए जैसे अपना प्रवचन दे लेते हैं कि बेटा फेल होते रहते हैं, चिंता नहीं, अगली बार दे लेना। कहता नहीं सर फेल होने की बात नहीं है, मेरे तो सिर्फ 87% नंबर आए। मैंने कहा 87% आए हैं और तुम्हारे को ये खुशी नहीं दे रहे? कहता है जी मेरे रूम पार्टनर के तो 90 आ गए। तो मैंने कहा रूम पार्टनर चेंज कर देते हैं। तो उसने कहा नहीं सर रूम पार्टनर चेंज तो नहीं करो, वो होशियार बच्चा है तो उसके साथ रह के मेरा ठीक रहता है उसके साथ। तो मैंने कहा फिर सुसाइड करने की क्या जरूरत है? कहता है गॉड इज वेरी अनकाइंड टू मी। मैंने कहा DTU में एडमिशन हो गया, इतना अच्छा इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, क्यों गॉड अनकाइंड क्यों लग रहा है आपको? मैंने कहा अच्छा पापा पैसे भेजते हैं? कहते हाँ पापा दुबई में है, पैसे भेजते रहते हैं। मैंने कहा फिर तुमको क्या तकलीफ है?
कहता है जी अब देखो बात सुनो, वो कहता है सर ऐसा है मेरे से ना जेलसी कंट्रोल नहीं होती, मुझे क्या लगता है अपने रूम पार्टनर को पीट दूं। ये तो कोई बात नहीं हुई यार, तुम पीट दो। कहता है कई स्टूडेंट्स का ना मन कर रहा है मैं इनको पीट दूं पकड़ के, तो वो मैं कर नहीं सकता, तो मैं सोच रहा हूँ मैं सुसाइड ही कर लेता हूँ। और वो सही में लग रहा था जैसे कर ही लेगा, डिप्रेशन में था। तो खैर फिर उसका जो भी मेडिसिन दी गई वो एक पक्ष है। हमने उसको तय किया कि तू ना रोज़ ना 400 मीटर दौड़ के आएगा रोज़, और फिर हमारे यहाँ आके मेडिसिन खाएगा। हमने उसकी रोज़ जिम्मेदारी लगाई और अल्टीमेटली देखो उसकी ज़िंदगी बदलती चली गई। केवल वो 400 मीटर दौड़ और थोड़ी सी मेडिसिन और एक थोड़ा सा प्यार से बात उससे हुई। आज वो बच्चा मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है और बहुत अच्छा बच्चा है वो अच्छा बच्चा था ही। वो सिर्फ क्योंकि क्या हो रहा है, हमारी जो ये जनरेशन है इसको ना सुनने की आदत नहीं। घर में माँ बाप भी ऐसे रहे कि बच्चे ने कहा ये है तो हाँ हाँ हाँ, वो हाँ हाँ में डेवलप हुई है, लेकिन जिंदगी ऐसी नहीं है, यहाँ ना होता ही है। बिल्कुल। तो ना, इसीलिए स्पोर्ट्स जो है जीवन में होना ही चाहिए। हमने जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्रेडिट किया इसको कि स्पोर्ट्स 1, स्पोर्ट्स 2, एडवांस स्पोर्ट्स बच्चों को लेना चाहिए। और मैंने तो पहला आया इनका एग्जाम कैसे लोगे, मैंने एग्जाम की लेने की आवश्यकता क्या है, बच्चों को रोज खिलाओ, घुमाओ, दिखाओ। आप देखते हैं जैसे स्पोर्ट्स आता है ना तो उससे व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आता है। वो रोज हारता है, रोज जीतता है। वैल्यू सिस्टम देखिए, हॉकी खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, तो एक टीम का कोऑर्डिनेटेड एफर्ट पैदा होता है उससे। तो ये जो विश्वविद्यालयों और स्कूलों से स्पोर्ट्स बाहर हुआ ना, ये हमारी शिक्षा में सबसे बड़ी गलती हुई। मैंडेटरी होना चाहिए। स्पोर्ट्स फॉर कैरियर की जरूरत नहीं होती, स्पोर्ट्स फॉर लाइफ भी तो है। कैरियर कितने बच्चे बनाते हैं? 1%। 99% लोगों के जीवन में स्पोर्ट्स का उतना ही महत्व है, क्योंकि स्पोर्ट्स फॉर लाइफ। तो हमने कोर्सेज शुरू किए हैं, आपके माध्यम से भी मैं बच्चों को अपील करूंगा और आप भी बच्चों से बात करोगे, स्पोर्ट्स का कोर्स जरूर लो, सीखो, खेलो, दौड़ो। ये ग्राउंड्स खाली पड़े रहते थे, आपके पीछे का ग्राउंड्स बिल्कुल सर। अभी थोड़ा बहुत भरने लगा है। जिस यूनिवर्सिटी के ग्राउंड्स खाली हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो हमारे अंदर है ना। बिल्कुल तो सबसे आसान तरीका इस डिप्रेशन से बाहर आने का है कि अपने जीवन में एक गेम एंटर करो, जो भी खेलने का मन करता है खेलो, आपकी जिंदगी बदलती चली जाएगी। और सर अध्यात्म में भी जाना चाहिए? मैं वो चीज नहीं कह सकता जिसको मैं प्रैक्टिस नहीं किया। अध्यात्म मैंने सुना बहुत है, मेरे को उतनी जानकारी नहीं है, इसलिए मैं ये तो नहीं कह सकता, पर सब लोग कहते हैं अच्छा है तो अच्छा ही है, तो उसमें जा सकते हैं। पर जब आप बच्चे हो तो सबसे अच्छा तो खेलना ही है ना। अध्यात्म हमारी वाली उम्र में चले जाना, अभी सारा काम इतनी छोटी उम्र में ही क्यों करना है? हमारी जिंदगी में जब आएंगे तब अध्यात्म की। लेकिन मैं जानता नहीं अध्यात्म के बारे में, इसलिए मेरे को कोई मतलब इंटरेस्ट है सर आपका उसमें? मैं जानता ही नहीं उसके बारे में। अच्छा। तो इसलिए मैं कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन स्पोर्ट्स जरूर होना चाहिए जीवन में, ऐसा मेरे को लगता है। और अध्यात्म जिसकी इतनी बात होती है उससे नेचुरल है, अच्छा होता ही होगा ना। तो जिनको वो रास्ता अपनाना है वो रास्ता अपनाए। एक सर आपका बुलंदशहर से काफी संबंध रहा है, हाँ। थोड़ा उसके बारे में बताइए। हमारा परिवार जो है वो हम लोग बुलंदशहर के रहने वाले हैं। ऐसा कैसे? बुलंदशहर के पास एक जगह है खुर्जा, खुर्जा के पास एक छोटा कस्बा पहासू के पास हमारा गांव है। लेकिन हम लोग गांव है, जमीन है, सब है। लेकिन मेरे फादर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे मैथमेटिक्स के। तो जब मैं 2 साल का बच्चा था, मेरा जन्म अलीगढ़ का है, तो 2 साल का था, उसके बाद कुरुक्षेत्र आ गए। तो मेरा सारा जो जीवन है मैक्सिमम टाइम कुरुक्षेत्र बीता है। तो मैं बुलंदशहर उस तरह से रहा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी वो हमारी अपनी पुरखों की जमीन है, हमारा अपना है। हम देख रहे हैं सर जो SOL है वहाँ पे सर रोज लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं वहाँ पे, मतलब ये व्यवस्था कब तक हम दुरुस्त देखिए कोशिश तो हम बहुत करते हैं कि न लगे। हाँ। अब मैं जानता नहीं, हम तो हमारी तरफ से तो बहुत कोशिश हो रही है कि बच्चों को परेशानी कम से कम हो। हाँ। और SOL ने अभी अपनी एक नई बिल्डिंग भी तैयार की है, कई सारे सेंटर्स उन्होंने बनाए हैं, और इस पे करेंगे कि लाइनें ना लगें, जितना ऑनलाइन कर सकते हैं चीज़ों को उतना करने का प्रयास करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। सर बीच में एक आपके साथ रैपिड फायर राउंड करेंगे। हाँ करिए ना। आपको एकदम जवाब देना है सर, बिना सोचे। बिल्कुल दूंगा। एक को चुनना है, डिग्री या स्किल? डिग्री। चाय या कॉफी? चाय। भारत या इंडिया? भारत। भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद? मेरे दोनों ही शेर बच्चे थे देश के, मैं इसमें नहीं कर सकता। दोनों हमारे अपने थे। आप सर पूरे भारत को आपने देखा है एक नजरिए से। हाँ। तो आपको सर कौन से प्रांत का खाना सबसे ज्यादा पसंद? खाना? दिल्ली। तो वाह, बेहतर क्या सर, नौकरी या व्यापार? नौकरी किस तरह की होगी उस पर डिपेंड करेगा।
देखो क्या होता है, मैं इसलिए अभी रुक रहा हूँ इसका ठीक से जवाब देने में। जी सर। नौकरी अगर आप देश के लिए कंट्रीब्यूट उस नौकरी के माध्यम से करते हैं तो मैं नौकरी को अच्छा मानता हूं, लेकिन ओवरऑल अगर लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो व्यापार नौकरी से ज़्यादा अच्छा है। कोई फेवरेट लीडर? नरेंद्र मोदी। जी सर। यहाँ पे सर हमारा रैपिड फायर खत्म हुआ। सर आप आखिर में क्या संदेश देना चाहेंगे छात्रों को जो आपको सुन रहे हैं? मैं ये मानता हूँ कि देखो बहुत अच्छा जीवन है और छात्र जीवन से अच्छा कोई जीवन भी नहीं है। एक तो खुश रहो, पॉजिटिव रहो, मस्त रहो, अच्छे से पढ़ाई करो, सोचो कि ज़िंदगी में क्या करना है। टेंशन तो बिल्कुल लेने की कोई बात नहीं है, ना ही कुछ टेंशन लेने से होता है, लेकिन जितना हम डिसिप्लिन लाइफ रखेंगे और अपने जो भी हमने तय किया है कि हमें ये पढ़ना है तो उसको उसमें थोड़ा एक होता है ना कि ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, जितना हम अपने से ऑनेस्ट रहेंगे ना उतना हम जिंदगी में अच्छा कर पाएंगे। ज़्यादा चिंता नहीं करो, सबसे ज़्यादा तो मस्त रहो, खुश रहो। ये भी दुनिया दोबारा नहीं मिलने वाली है यूनिवर्सिटी की। इसी कारण मैं कहता हूँ नारे मत लगाओ, खुश रहो, दोस्त घूमो फिरो, मिलो दोस्तों से, साथ रहो। इसको ये जो समय है ये पढ़ने का भी है, खेलने का भी है, घूमने का भी है, दोस्त बनाने का भी है। इतना अच्छा समय बाद में कहाँ मिलेगा। मस्त रहो। तो ये थे हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह और हमारे कुलगुरु। सर आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्होंने कहा है कि राष्ट्र प्रेम को हमें सर्वोपरि आगे रखना है, तो मुझे लगता है कि आप सब ज़रूर उसको निभाएंगे। नमस्कार। थैंक यू सो मच सर।